नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि जब भी हम किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों ही फैक्टर्स को हमें स्टडी करना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का सिंपल सा मतलब होता है किस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है और किस तरीके से वो सेक्टर आगे ग्रो कर सकता है। अगर सेक्टर की ग्रोथ का हम अंदाजा लगा सकते हैं या सेक्टर की ग्रोथ की कोई भी गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है तो हम इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स के साथ ओवरलैप करके देख सकते हैं कि क्या कंपनी भी एक्चुअली उस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब भी कोई छोटी कंपनी ग्रो करना शुरू करती है तो शुरुआत में उस कंपनी के कुछ प्लान्स हो सकते हैं जिससे कंपनी को आगे की गाइडेंस मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है तो कंपनी और भी रिलेटेड सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर सकती है। ऐसी एक कंपनी है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, वहां से उस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ भी ली थी। इस कंपनी के अंदर कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं तो आज सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक सेक्टर और कंपनी एनालिसिस है। इस एनालिसिस को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ इनसाइट्स मिलेगी कि कैसे आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि राघव रिसर्च सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और अगर आप हमारे प्लान्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भारत का नॉन फेरस मेटल और बैटरी रिसाइकलिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसकी वजह है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से शिफ्ट होना। ये डेवलपमेंट्स कई कंपनियों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम भारत के नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर के आउटलुक को देखें फ्रॉम 2025 टू 2030, मार्केट ओवरव्यू, मार्केट साइज और ग्रोथ के बारे में बात करी जाए तो भारत का नॉन फेरस स्क्रैप रिसाइकलिंग मार्केट 2030 तक करीब 4.8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। ये 2024 से 6.8% के सीएजीआर से ग्रो करेगा। लेड सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट धीरे धीरे बनता जा रहा है, जिसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में काफी डिमांड भी मिल रही है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ग्लोबली नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2025 में यूएसडी 225 से 230 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है, जिसमें एशिया स्पेसिफिक रीजन, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी मैंडेट्स की वजह से ये मार्केट पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। इस मार्केट की ग्रोथ के की ड्राइवर्स में सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड। भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से नॉन फेरस मेटल्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, जिससे स्क्रैप जनरेशन और रिसाइकलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी इसमें काफी रोल प्ले करती हैं। भारत सरकार ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट जैसे रूल्स और पॉलिसीज लाए हैं जो कि 2030 तक 90% लेड रिकवरी मैंडेट करती हैं और फॉर्मल रिसाइकलिंग को प्रमोट करती हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी हैं। 2025 के बजट में भारत ने लेड और लिथियम आयन बैटरी वेस्ट जैसे क्रूशियल मिनरल्स के वेस्ट और स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटीज हटा दी थी, जिससे डोमेस्टिक रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग को काफी बूस्ट किया जा सकता है। भारत के बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट का आउटलुक अगर 2025 से 2030 तक देखा जाए तो ये रिसाइकलिंग मार्केट इस पीरियड के बीच में करीब 8.93% के सीएजीआर से ग्रो करने की उम्मीद है, जिसकी बड़ी वजह होगी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस की तरफ इंक्रीज होना। लेड एसिड बैटरीज की स्पेसिफिकली बात करें तो इनका ग्लोबल रिसाइकलिंग मार्केट 2025 से 2034 तक 9% सीएजीआर से ग्रो करेगा। 10 साल के पीरियड के लिए ये सीएजीआर काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव और रिन्यूएबल एनर्जी में काफी वाइडली यूज हो रहा है और इसका यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट भी एक्सपैंड कर रहा है और ग्लोबल मार्केट 2025 से 2034 तक 20.6% से ज्यादा के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। ईवी एडॉप्शन के बढ़ने से इस मार्केट को काफी ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। इसमें की ड्राइवर्स हैं ईवी एडॉप्शन। भारत का ईवी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक 128 गीगावाट आवर रिसाइक्लेबल बैटरीज अवेलेबल होंगी, जिनमें 46% ईवी से आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन से भी इस सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। भारत में सोलर और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस के बढ़ने से एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है, जिससे बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिशें भी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को काफी आगे ले जाती हैं, जिससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इन सेक्टोरल ट्रेंड्स को देखते हुए इस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज जो कि रिसाइकल्ड लेड और बाकी नॉन फेरस मेटल्स में काम करती हैं, उनकी ग्रोइंग डिमांड का काफी फायदा उठा सकती हैं और काफी अच्छी कंडीशन में आ सकती हैं। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग और बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से इन कंपनीज का एक्सपेंशन नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइन होता है।
जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स एफिशिएंसी भी अचीव होती है। लेड रिसाइकलिंग में ये कंपनीज अपनी एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्टीज को लेवरेज भी कर सकती हैं और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ मार्केट आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप बिना किसी फिक्र के नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी एनालिसिस पे। कंपनी एनालिसिस से चलने से पहले मैं पूरी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूं कि मैंने किस तरीके से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कंपनी का नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स और इसमें मैंने 14 अगस्त 2023 सब पहली बार परचेज की थी। द परचेज प्राइस वाज अराउंड 380.99 यानी कि करीब 381 इसकी परचेज प्राइस थी। उसके बाद 13 सितंबर 2024 मैंने सबसे पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी एट द प्राइस ऑफ 2156 यानी कि ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स ये स्टॉक तब तक मल्टीप्लाई हो चुका था। उसके बाद मैंने 31 दिसंबर 2024 इसमें बाकी शेयर्स बेचे थे। तब तक मार्केट काफी करेक्ट हो चुकी थी और 837 पे ये शेयर सेल हुए थे। उसके बाद मैंने 31 दिसंबर 2024 इसके बाकी शेयर्स बेचे थे। इस बीच में इस कंपनी के स्टॉक में स्प्लिट आया था, यानी कि एक शेयर दो शेयर्स में स्प्लिट हुआ था। 10 रुपए की फेस वैल्यू रिड्यूस होकर के 5 रुपए हो गई थी। इसी वजह से इसकी प्राइस भी एडजस्टेड यहाँ पे दिख रही है 837.95। लेकिन हम इसे अगर ओरिजिनल फेस वैल्यू प्राइस पे ले तो इसको हम डबल करके कंसिडर कर सकते हैं। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1675। तो यानी कि जब मैंने सेकंड लॉट बेचा तब भी वो स्टॉक करीब 4 से 5 गुना मल्टीप्लाइड था। यहाँ पे जो डिलीवरी हम देख रहे हैं, इस डिलीवरी का मतलब है कि ये स्टॉक्स मेरे पास डिलीवरी में थे और स्पॉट का मतलब है मैंने इसको प्लेज करा हुआ था फॉर एमटीएफ पोजीशंस। जब मैंने दिसंबर में इन शेयर्स को बेचा था तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस किया था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर की है ताकि आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पता हो कि जिस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मेरा अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से था। आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कि भारत की एक लीडिंग लेड अलॉयज और प्लास्टिक एडिटिव्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। 1995 में कंपनी शुरू हुई थी और पॉन्डी ऑक्साइड सेकेंडरी नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो सस्टेनेबिलिटी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर काफी फोकस करता है। पॉन्डी ऑक्साइड्स की कोर ऑपरेशंस लेड एसिड बैटरीज और बाकी लेड कंटेनिंग मटेरियल्स को रिसाइकिल करना और सेकेंडरी लेड और उनके अलॉयज को बनाना है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में काफ़ी बड़ी रेंज इंक्लूडेड है, जिसमें लेड और लेड अलॉयज आते हैं, जैसे कि प्योर लेड, लेड कैल्शियम अलॉय, लेड एंटीमनी अलॉय, लेड टिन अलॉय और स्पेशलाइज्ड वैल्यू एडेड अलॉयज। प्लास्टिक एडिटिव्स में पीवीसी स्टेबलाइजर्स और बाकी प्लास्टिक एडिटिव्स। अदर मेटल्स की अगर बात करी जाए तो उसमें आते हैं जिंक मेटल, जिंक ऑक्साइड और कॉपर अलॉयज जैसे कॉपर बिलेट्स और कॉपर रॉड्स। लगभग 50% पॉन्डी ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट। पॉन्डी ऑक्साइड्स के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है जो कि 90 से ज्यादा देशों के 270 से ज्यादा सप्लायर से रॉ मटेरियल सोर्स करता है। इनके की क्लाइंट्स में इंक्लूडेड है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, सिवान ग्लोबल बैटरी कंपनी लिमिटेड और ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी। इनमें से कई रिलेशनशिप 10 साल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी की क्वालिटी और रिलायबिलिटी काफी है, यानी कि इनके अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अप्रैल 2025 में कंपनी ने थर्बोय कांडीगाय प्लांट की शुरुआत करी थी। ये एक नई फैसिलिटी थी जो कि तमिलनाडु में एस्टैब्लिश्ड है और यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। फेज 1 की कैपेसिटी 36,000 MTPA है और इसका फेज 2 अगले 6 महीने में ऑपरेशनल हो सकता है। 31 दिसंबर 2024 के क्वार्टर तक के रिजल्ट जो हमारे सामने, उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है। क्राइसिल ने 2025 अप्रैल में पॉन्डी ऑक्साइड्स की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज रेटिंग को भी क्रिसिल A- स्टेबल से बढ़ाकर क्रिसिल A स्टेबल कर दिया था। कंपनी अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई कर रही है जिससे लेड रिसाइकलिंग पर डिपेंडेंस कम हो सके। फिलहाल लेड रिसाइकलिंग का इनके रेवेन्यू में करीब 95% का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी चाहती है कि FY25 तक इसे 65 to 70% कर दिया जाए और बाकी सेगमेंट से भी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। फिलहाल कंपनी के एल्यूमिनियम ऑपरेशंस प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स की वजह से पॉज पर है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में पॉजिटिव एबिटा अगर होता है तो यहां से हमें एक ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। बैटरी से निकलने वाले प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा रहा है, हालांकि इसमें भी मार्जिन्स कम होते हैं। पॉन्डी ऑक्साइड्स ने एक सब्सिडरी बनाई है POCL फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग, रबर, ऑयल, गैस, पेपर, इस तरह के बाकी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी। 2025 FY में कंपनी ने 110 से 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन में करने का प्लान किया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपीस भी कंपनी रेज करना चाहती है ताकि लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट दिया जा सके। जो कंपनी ने अपना नया प्लान शुरू किया उसके फेज 1 में अब तक करीब 90 करोड़ रुपीस का कैपेक्स हो चुका है, जो कि प्रेफरेंशियल इश्यूज, QIPs और इंटरनल एक्रूवल से फंड हुआ था।
अगर हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की तरफ है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, नए रिसाइकलिंग वर्टिकल्स में डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस, इन सभी से एक सस्टेन्ड ग्रोथ भी किसी भी कंपनी को मिलती है। फाइनेंशियल्स भी आपके बेटर होते हैं, डाइवर्सिफाइड क्लाइंटल भी आप अचीव कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे आपकी डिपेंडेंस भी कम होती है। अपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से कोई भी कंपनी अपनी कोर इंडस्ट्री के इवॉल्विंग लैंडस्केप में भी मजबूती से रह सकती है। हालांकि कंपनी की लेटेस्ट ऑर्डर बुक के स्पेसिफिक नंबर्स पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिपोर्ट की जा रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड को इंडिकेट करते हैं। FY25 के पहले 9 महीने में POCL का लेड प्रोडक्शन 34% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया था और लेड सेल्स 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ी थी। इसके साथ साथ अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, सेबांग ग्लोबल बैटरी कंपनी लिमिटेड और ग्लेनकोर इंटरनेशनल AG जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ कंपनी ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी डेवलप करे हैं, जो कि एक स्टेडी ऑर्डर बुक का सोर्स बन सकते हैं। हालांकि स्पेसिफिक ऑर्डर बुक नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए रोबस्ट डिमांड एनवायरनमेंट को शोकेस करते हैं। आज के इस वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि किस तरीके से हमें मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंटरलिंक करना चाहिए, ओवरलैप करके किसी भी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम सिर्फ न्यूज़ बेस्ड या किसी एक छोटी सी बात से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद हम अपने डिसीजंस को गलत कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच आप लेके चलेंगे और डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। चलने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप हमारे प्लान्स चेक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।